दोस्तों, जिंदगी में सफलता पाने वाले लोग और आम लोग, इन दोनों में फर्क कहाँ होता है? क्या यह टैलेंट है, किस्मत है या अवसर? स्टीफन आर कोवी कहते हैं, फर्क सिर्फ एक चीज में है, आदतों में। उनकी किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल ने पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की सोच बदल दी है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की मार्गदर्शिका है। आज के इस ऑडियो बुक स्टाइल नैरेशन में मैं आपको इस किताब का अध्याय दर अध्याय सफर सुनाऊंगा। आप पाएंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें हमें साधारण से असाधारण बना सकती हैं। तो आराम से बैठ जाइए और चलिए शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा। पहली आदत से, जो है बी प्रोएक्टिव, प्रैक्टिव बनिए। अध्याय 1, प्रैक्टिव बनिए। बी प्रोएक्टिव। जरा सोचिए कि आपके सामने दो लोग खड़े हैं। पहला इंसान हमेशा हालात को दोष देता है। मेरी नौकरी इसलिए खराब है क्योंकि बॉस अच्छा नहीं है, मैं खुश नहीं हूं क्योंकि मौसम खराब है, मेरे पास अवसर नहीं आए इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया। दूसरा इंसान वही हालात झेलता है, लेकिन उसका नजरिया अलग है। वह कहता है, बॉस कठिन है तो मुझे अपने काम की गुणवत्ता और भी बेहतर करनी होगी। मौसम मेरे मूड को नहीं, मैं खुद अपने मूड को नियंत्रित करूंगा। अगर अवसर नहीं मिले तो मैं खुद अवसर पैदा करूंगा। यही फर्क है रिएक्टिव और प्रैक्टिव लोगों में। कोवी बताते हैं कि प्रैक्टिव इंसान हालात का शिकार नहीं होता, बल्कि वह अपने चुनावों के जरिए परिस्थितियों को बदलता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण महात्मा गांधी का है। उनके पास न तो बड़ी सेना थी, न धन, न सत्ता, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिव होकर यह तय किया कि वे अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते से पूरे देश की आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने हालात को दोष देने की बजाय हालात बदलने का रास्ता चुना। एक और सरल उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और बिजली चली जाती है। कोई कहेगा, अब तो काम नहीं हो सकता, सब बेकार हो गया। लेकिन प्रैक्टिव इंसान तुरंत कहेगा, ठीक है, मैं इस बीच अपने दस्तावेज व्यवस्थित कर लेता हूं या अगले काम की योजना बना लेता हूं। यानी वह समय को बर्बाद नहीं करेगा, बल्कि उसका उपयोग करेगा। कोवी यहां सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। कंसर्न का मतलब है वे चीजें जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, जैसे मौसम, राजनीति या दूसरों का व्यवहार। और इन्फ्लुएंस का मतलब है वे चीजें जिन पर हमारा सीधा असर पड़ता है, जैसे हमारी आदतें, हमारा रवैया, हमारे निर्णय। प्रभावी लोग अपनी ऊर्जा इन्फ्लुएंस पर खर्च करते हैं, न कि उन बातों पर जिन्हें वे बदल ही नहीं सकते। इस आदत का सार यही है, मैं परिस्थितियों का गुलाम नहीं, बल्कि अपने चुनावों का मालिक हूं। और जब आप इस तरह जीना शुरू करते हैं तो जिंदगी धीरे धीरे आपके हाथ में आने लगती है। अब सवाल उठता है, अगर हम अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं तो आगे हमें क्या करना चाहिए? जवाब है, अपने जीवन की दिशा तय करना। यही हमें अगली आदत सिखाती है। अध्याय 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत कीजिए। बिगिन विद द एंड इन माइंड। कभी आपने सोचा है कि अगर आपकी जिंदगी एक फिल्म है तो उसका आखिरी सीन कैसा होगा? आप चाहते हैं कि लोग आपको कैसे याद रखें? यह सवाल हमें भीतर तक हिला देता है। कोवी एक खूबसूरत उदाहरण देते हैं। कल्पना कीजिए आप अपने ही अंतिम संस्कार में मौजूद हैं। 4 लोग आपके बारे में बोलने वाले हैं। एक परिवार का सदस्य, एक दोस्त, एक सहकर्मी और एक सामाजिक धार्मिक संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति। सोचिए वे आपके बारे में क्या कहेंगे। क्या वे कहेंगे कि आप दयालु थे, मददगार थे, ईमानदार थे, या कहेंगे कि आप सिर्फ व्यस्त थे, दौड़ते रहे, लेकिन असली रिश्ते भूल गए? यही है एंड इन माइंड अंत को सामने रखकर शुरुआत करना। इसका मतलब है कि पहले मंजिल तय करें, फिर रास्ता चुनें। अगर आपके पास मंजिल नहीं है तो आप जिंदगी की दौड़ में बस इधर उधर भागते रहेंगे। इसके लिए कोवी पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखने की सलाह देते हैं। यही मिशन स्टेटमेंट आपके जीवन का कंपास है। यह बताता है कि किस दिशा में जाना है। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक का मिशन हो सकता है ज्ञान बांटना और अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। एक डॉक्टर का मिशन हो सकता है हर मरीज के जीवन में राहत और आशा लाना। यह मिशन स्टेटमेंट केवल काम तक सीमित नहीं होना चाहिए।
इसमें आपके रिश्ते, आपके मूल्य और आपके सपने भी शामिल हों। मान लीजिए आप लिखते हैं, मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो परिवार को समय दे, बच्चों को प्रेरित करे, समाज की सेवा करे और साथ ही खुद भी सीखता रहे। अब जब भी आप कोई बड़ा निर्णय लेंगे तो यह स्टेटमेंट आपको सही दिशा दिखाएगा। यह आदत हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस ओर जा रहे हैं, और जब मंजिल साफ हो जाती है तो प्राथमिकताएं तय करना आसान हो जाता है। और यही हमें तीसरी आदत में ले जाता है। अध्याय 3, पहले जरूरी काम कीजिए। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जिंदगी को अगर आप देखें तो यह कामों की भीड़ है। हर दिन ईमेल्स, फोन कॉल्स, मीटिंग्स, घरेलू काम और अचानक आने वाली परेशानियां। लेकिन असली फर्क यह है कि कौन से काम पहले किए जाए। कोवी का टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स इसे समझने का सबसे आसान तरीका है। ये 4 खाने हैं। 1, जरूरी और महत्वपूर्ण, क्राइसिस मैनेजमेंट। 2, महत्वपूर्ण लेकिन जरूरी नहीं, प्लानिंग एंड ग्रोथ। 3, जरूरी लेकिन महत्वपूर्ण नहीं, इंटरप्शंस। 4, न जरूरी न महत्वपूर्ण, टाइम वॉस्टर्स। ज्यादातर लोग पहले खाने में फंस जाते हैं। डेडलाइन पूरी करनी है, समस्या हल करनी है, आपातकाल निपटाना है। जबकि कुछ लोग चौथे खाने में समय बर्बाद करते हैं, टीवी, सोशल मीडिया, गपशप। लेकिन प्रभावी लोग अपना ध्यान दूसरे खाने पर देते हैं। यहां आते हैं वे काम जो हमारी जिंदगी को असल मायने में बदलते हैं। नई स्किल सीखना, सेहत का ध्यान रखना, परिवार और रिश्तों को समय देना, भविष्य की योजना बनाना। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ आपातकाल में ही दौड़ते रहें तो आपका जीवन हमेशा तनावपूर्ण रहेगा। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा समय अपनी सेहत, सीखने और रिश्तों के लिए देंगे तो संकट खुद ब खुद कम हो जाएंगे। कोवी कहते हैं, सफल लोग अपने समय का प्रबंधन नहीं करते, वे अपनी प्राथमिकताओं का प्रबंधन करते हैं। यह वाक्य हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। अब तक हमने खुद को नियंत्रित करना, मंजिल तय करना और प्राथमिकताएं पहचानना सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरों के साथ रिश्तों की ओर, और वहां आती है चौथी आदत। अध्याय 4, विन विन सोचिए, थिंक विन विन। जरा सोचिए, आप किसी सौदे में बैठे हैं, एक बिजनेस डील या परिवार में कोई निर्णय या दोस्तों के बीच कोई समझौता। अब आपके दिमाग में 2 रास्ते हैं, या तो मैं जीतूं और सामने वाला हारे, या फिर सामने वाला जीते और मैं हार जाऊं। यही है हमारी आम सोच, विन लूज या लूज विन। लेकिन स्टीफन कोवी कहते हैं कि असली सफलता तब होती है जब दोनों जीतें। विन 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 का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा समझौता कर लें। इसका मतलब है कि आप अपने हित और सामने वाले के हित दोनों को बराबर महत्व दें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप और आपके दोस्त ने मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम किया। अगर आप चाहते हैं कि सारा श्रेय सिर्फ आपको मिले तो आपका दोस्त आहत होगा और रिश्ता टूट सकता है। और अगर आप सारा श्रेय उसे दे देंगे तो आप खुद भीतर से असंतुष्ट रहेंगे। लेकिन अगर आप दोनों साझा रूप से सफलता का आनंद लें तो रिश्ते भी मजबूत होंगे और भविष्य में और बेहतर परिणाम मिलेंगे। कोवी बताते हैं कि विन विन सोच विकसित करने के लिए हमें अभाव की मानसिकता, स्कैर्सिटी माइंडसेट से प्रचुरता की मानसिकता, अबंडेंस माइंडसेट की ओर बढ़ना होगा। अभाव की मानसिकता कहती है, अगर सामने वाले को मिला तो मेरा नुकसान हुआ। प्रचुरता की मानसिकता कहती है, इस दुनिया में सबके लिए पर्याप्त अवसर हैं, हम दोनों जीत सकते हैं। जीवन में रिश्ते तभी लंबे चलते हैं जब वे परस्पर लाभ पर आधारित हों। सोचिए, पति पत्नी के रिश्ते में अगर हमेशा एक ही सही और दूसरा गलत माना जाए तो रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के हित को बराबर महत्व दें तो रिश्ता मजबूत होता जाएगा। यह आदत हमें सहयोग और साझेदारी सिखाती है। और अब जब हमने सीख लिया कि हमें सबको जीतने का मौका देना चाहिए, तो आगे हमें यह भी सीखना है कि दूसरों को समझना कैसे है। यही है 5वीं आदत। अध्याय 5, पहले समझने की कोशिश कीजिए, फिर समझाने की। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। अक्सर हम संवाद में यह गलती करते हैं कि हम सुनते नहीं बल्कि सिर्फ जवाब देने की तैयारी करते हैं। सामने वाला कुछ कहता है और हमारा दिमाग तुरंत सोचने लगता है, अब मैं क्या कहूंगा। इसका नतीजा यह होता है कि बातचीत सिर्फ बहस बन जाती है।
कोवी कहते हैं कि प्रभावी लोग पहले गहराई से सुनते हैं, सिर्फ कान से नहीं बल्कि दिल से। इसे कहते हैं एम्पैथिक लिसनिंग, यानी सामने वाले की स्थिति, उसकी भावनाएं, उसका दर्द और उसकी खुशी को समझना। मान लीजिए आपका बच्चा स्कूल से लौटता है और कहता है, आज मेरा रिजल्ट खराब आया। अगर आप तुरंत कहेंगे, तुमने पढ़ाई क्यों नहीं की, तो बच्चा और भी दूर हो जाएगा। लेकिन अगर आप धैर्य से कहें, मुझे पता है तुम निराश हो, बताओ तुम्हें किस में दिक्कत आई, तो बच्चा अपना मन खोलेगा और भरोसा करेगा। यही है पहले समझना। जब आप सचमुच समझने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला भी आपकी बात सुनने को तैयार होता है। रिश्तों में भरोसा यहीं से बनता है, और जब भरोसा बनता है तो संवाद आसान हो जाता है। कोवी यहां एक सुंदर उदाहरण देते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और बिना आपकी पूरी बात सुने ही वह दवा लिख दे, तो क्या आप संतुष्ट होंगे? बिल्कुल नहीं। पहले निदान जरूरी है, फिर इलाज। ठीक वैसे ही पहले समझना जरूरी है, फिर समझाना। यह आदत हमें रिश्तों में गहराई देती है, और जब हम एक दूसरे को समझ लेते हैं तो अगला कदम होता है मिलकर काम करना। यही हमें अगली आदत सिखाती है। अध्याय 6, सहयोग की ताकत, सिनर्जी। अगर आप अकेले काम करते हैं तो आपकी सीमा तय होती है, लेकिन जब अलग अलग लोग मिलकर काम करते हैं तो परिणाम जादुई हो जाते हैं। यही है सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब है 1+1=3, यानी जब दो लोग मिलते हैं तो नतीजा उनके अकेले प्रयास से कहीं ज्यादा होता है। ये तभी संभव है जब हम विविधता को स्वीकार करें। हर इंसान का दृष्टिकोण अलग होता है। अगर हम उन नजरियों को सम्मान दें तो नए और अनोखे समाधान निकलते हैं। एक उदाहरण देखिए, प्रकृति में जंगल। वहां पेड़, पौधे, मिट्टी, जानवर, कीड़े सब मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं। अगर सिर्फ एक ही तरह का पौधा होता तो जंगल न टिकता। विविधता ही उसे ताकत देती है। वैसे ही एक टीम में इंजीनियर, डॉक्टर, कलाकार और प्रबंधक अगर साथ काम करें तो वे ऐसी इमारत बना सकते हैं जो न केवल तकनीकी रूप से सुरक्षित होगी बल्कि सुंदर भी होगी और लोगों के स्वास्थ्य के अनुकूल भी। लेकिन सिनर्जी तभी संभव है जब लोग विन विन सोच अपनाएं और एक दूसरे को सचमुच समझें। तभी अलग अलग विचार मिलकर नई ऊर्जा पैदा करते हैं। यह आदत हमें सिखाती है कि सहयोग में छुपी ताकत व्यक्तिगत प्रयास से कहीं बड़ी होती है। अब सवाल है, अगर हमने खुद को प्रैक्टिव बनाया, मंजिल तय की, प्राथमिकताएं पहचानी, रिश्तों में भरोसा पैदा किया और सहयोग करना सीख लिया, तो अगला कदम क्या है? जवाब है खुद को लगातार निखारते रहना। यही है 7वीं आदत। अध्याय 7, आरी को पैना कीजिए, शार्पन द सॉ। एक बार की बात है, एक लकड़हारा दिन रात पेड़ काट रहा था। उसकी आरी कुंद हो चुकी थी। कोई उससे कहता है, आरी को पैना कर लो, लेकिन वह कहता, मेरे पास समय नहीं है, मुझे पेड़ काटने हैं। सोचिए, बिना आरी पैना किए वह और कितना काम कर पाएगा। यही है हमारी जिंदगी का रूपक। अगर हम खुद को निखारते नहीं तो धीरे धीरे हमारी क्षमता घट जाती है। कोवी कहते हैं कि हमें 4 क्षेत्रों में खुद को संतुलित और तराशते रहना चाहिए। 1, शारीरिक, फिजिकल, यानी व्यायाम, अच्छा भोजन और पर्याप्त आराम। 2, मानसिक, मेंटल, यानी पढ़ाई, नई स्किल सीखना, किताबें और विचारों का अभ्यास। 3, सामाजिक, भावनात्मक, सोशल, इमोशनल, यानी रिश्तों में प्यार, सहयोग, दया और सेवा। 4, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, यानी ध्यान, प्रार्थना, प्रकृति और अपने भीतर की शांति। सोचिए, अगर कोई सिर्फ काम करता रहे और रिश्तों को समय न दे तो उसका जीवन अधूरा होगा। अगर कोई सिर्फ पढ़ाई करे लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान न रखे तो उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। असली प्रभावी इंसान वह है जो चारों पहलुओं में संतुलन बनाए रखे। कोवी कहते हैं, अगर आप हर दिन थोड़ा समय खुद को निखारने में देंगे तो आपकी आरी हमेशा तेज रहेगी और यही आपको लंबे समय तक प्रभावी बनाए रखेगी। समापन, 7 आदतों का सार। तो दोस्तों, यह थी द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की 7 आदतें। पहली आदत, प्रैक्टिव बने, अपनी जिम्मेदारी खुद लें। दूसरी आदत,
अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो, मंजिल साफ करो। तीसरी आदत, पहले जरूरी काम करो, प्राथमिकताओं को पहचानो। चौथी आदत, विन विन सोचो, सबको साथ लेकर चलो। पांचवी आदत, पहले समझो फिर समझाओ। छठी आदत, सिनर्जी यानी सहयोग की ताकत अपनाओ। सातवीं आदत, खुद को लगातार निखारते रहो, आरी को पैना करते रहो। तो दोस्तों, ये थी द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की 7 आदतें। सोचिए, अगर आप इन आदतों को अपनी जिंदगी में धीरे धीरे शामिल करना शुरू कर दें तो आपके रिश्ते गहरे होंगे, आपका काम अधिक प्रभावी होगा और सबसे बड़ी बात, आप अपने जीवन पर खुद का नियंत्रण महसूस करेंगे। याद रखिए, हमारे चुनाव ही हमारी किस्मत बनाते हैं। अगर आपने आज से यह 7 आदतें अपनाना शुरू कर दिया तो आपका भविष्य आपकी कल्पना से भी ज्यादा उज्जवल होगा। उम्मीद है यह नैरेशन आपको प्रेरित करेगा और आपकी जिंदगी में नई ऊर्जा लाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही और किताबों की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली किताब और अगली प्रेरक कहानी के साथ। धन्यवाद।